हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 विषय विज्ञान की जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, उससे पार्ट 4 धातु एवं अधातु, पार्ट 5 कोयला और पेट्रोलियम, पार्ट 6 दहन एवं ज्वाला, पार्ट 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार, पार्ट 11 बल तथा दाब। तो इस वीडियो में हम आपके लिए जो वार्षिक परीक्षा बोर्ड एग्जाम हो रही है कक्षा 8वीं की, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो देखिए बच्चों, हम देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पर हम देखेंगे पार्ट 4 पार्ट धातु एवं धातु के प्रश्न उत्तर, उसके बाद हम देखेंगे पार्ट 5, फिर पार्ट 6, फिर पार्ट 8 और फिर पार्ट 11, जो हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसी प्रश्नों से, इसी वीडियो से आपके वार्षिक परीक्षा में प्रश्नोत्तर आने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1, आघात वर्धनीयता को समझाइए। तो आघात वर्धनीयता क्या है, इसे हमको समझाना है। तो देखिए, आघात वर्धनीयता धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट या पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। यह धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण है। क्या है आघात वर्धनीयता? क्या है? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट या पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? आघात वर्धनीयता कहेंगे। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित पदार्थों में से विद्युत के सुचालक एवं कुचालक पदार्थों को छांटकर लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर हमें कुछ पदार्थों के नाम दिए हैं, इससे छांटकर हमें विद्युत के सुचालक एवं विद्युत के कुचालक लिखना है। लोहे की कील, गंधक, कोयला, तांबे का तार, प्लास्टिक, लकड़ी का खिलौना और एल्यूमिनियम का तार। तो देखिए, यहाँ विद्युत के सुचालक, यहाँ क्या दिया? विद्युत के सुचालक हमें लिखना है। तो इन जो दिए हुए हमें कुछ पदार्थों के नाम, उन्हें हमें डिवाइड करना है, विभाजित करना है, विद्युत के सुचालक एवं विद्युत के कुचालक। तो देखिए, विद्युत के सुचालक लोहे की कील, तांबे की तार और एल्यूमिनियम की तार। विद्युत के कुचालक है गंधक, कोयला, प्लास्टिक, लकड़ी का खिलौना। तो देखिए, सुचालक और कुचालक क्या है? तो जिस पदार्थों से विद्युत का चालक होता है, मतलब विद्युत चली जाती है, उसे क्या कहेंगे हम? विद्युत का सुचालक। और जिन पदार्थों से विद्युत नहीं जाती, उन्हें हम कुचालक कहेंगे। तो गंधक, कोयला, प्लास्टिक और लकड़ी का खिलौना, यह विद्युत का कुचालक है। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, धातु को खींचकर तारों में परिवर्तित करना धातुओं का कौन सा गुण कहलाता है? देखिए, धातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित करना धातुओं का कौन सा गुण कहलाता है? तो धातुओं का वह गुण जिसमें धातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। उसे क्या कहेंगे हम? तन्यता कहेंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम या पोटेशियम ऐसी दो धातु है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होती है। सोडियम और पोटेशियम क्या है? ऐसी दो धातु है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, धातु एवं धातु अम्लों से किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, स्पष्ट करना है, हमें स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, जो पॉप, जिसे ध्वनि के साथ जलती है। आपने देखा कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता, परंतु यह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। यह क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। इस तरह से हमने धातु या अधातु अम्लों से किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं आपको बता दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संचित कर क्यों रखा जाता है? तो देखिए, सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है। सोडियम धातु क्या है? बहुत ही अभिक्रियाशील है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। यह क्या करता है? ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए धातु को मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, धातु और धातु में अंतर लिखिए। धातु और अधातु। धातु कठोर होती है और अधातु कठोर नहीं होती। धातु चमकदार होती है और अधातु यह चमकदार नहीं होती। धातु तन्यता होती है और अधातु यह भंगुर होती है। धातु में अम्लों से क्रिया करती है और अधातु यह अम्लों से क्रिया नहीं करती है। तो इस तरह से हमने धातु और अधातु में अंतर आपको बता दिया है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, कॉपर धातु को नमी में रखने पर उस पर हरी परत जम जाती है, रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। तो देखिए, जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। देखिए इसका समीकरण 2Cu क्या है, कॉपर प्लस H2O जल और प्लस CO कार्बन डाइऑक्साइड O2 ऑक्सीजन बराबर क्या होगा, CuOH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस Cu CO3 यानी कॉपर कार्बोनेट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, धातु और अधातुओं की दैनिक जीवन में उपयोगिता को समझाइए। तो देखिए धातुओं का उपयोग और अधातुओं का उपयोग। धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में होता है और अधातुओं का उपयोग श्वसन हेतु ऑक्सीजन गैस बनाने में होता है। गहने आभूषण बनाने में धातु का उपयोग क्या होता है कि गहने और आभूषण बनाने में होता है और अधातुओं का उपयोग उर्वरक बनाने में होता है। धातुओं का उपयोग तार बिजली उपकरण बनाने में होता है और अधातुओं का उपयोग जल शुद्धिकरण में होता है। धातुओं का उपयोग वाहन जैसे रेल बस कार आदि बनाने में होता है और अधातु एंटीबायोटिक बनाने में होता है। चिकित्सकीय उपकरण बनाने में धातुओं का उपयोग होता है और अधातुओं का उपयोग नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिलेंडर में अधातुओं का उपयोग होता है। इस तरह से हमने धातुओं का उपयोग और अधातुओं का उपयोग यहाँ पर दैनिक जीवन में किस तरह उनका उपयोग होता है ये हमने यहाँ पर समझा दिया है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित को समझाए। लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना क्या, लोहा आयरन ऑक्सीजन के साथ संपर्क करके आयरन ऑक्साइड जंग बनाता है। लोहा क्या है, आयरन ऑक्सीजन के साथ संपर्क करके आयरन ऑक्साइड जंग बनाता है। समीकरण 4Fe प्लस 3O2 प्लस 6H2O क्या है, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, फिर 4FeOH यानी आयरन ऑक्साइड। फिर विस्थापन अभिक्रिया, जिंक धातु कॉपर धातु को विस्थापित कर नया पदार्थ जिंक सल्फेट बना रही है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए इसका समीकरण बताएंगे हम। CuSO4 प्लस Zn कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस Cu कॉपर। यहाँ पर हम आगे देखेंगे धातुओं की जल से क्रिया। सामान्यतः धातुएं जल के साथ धीमी अभिक्रिया करती है। धातुएं क्या करती है, जल के साथ धीमी अभिक्रियाएं करती है। जैसे लोहे पर जंग लगाना, किंतु केवल सोडियम धातु जल से तीव्र क्रिया कर आग पकड़ लेती है। क्या करती है, सोडियम धातु जल से तीव्र क्रिया कर आग पकड़ लेती है। इसलिए धातुओं की जल से क्रिया को हमने यहाँ पर समझा दिया है। इस तरह से हमने पार्ट 4 धातुएं और धातु के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वार्षिक परीक्षा बोर्ड परीक्षा जो कक्षा 8वीं की हो रही है उसके लिए यहाँ पर समझा दिए हैं। इसके बाद हम अगला पार्ट देखेंगे, पार्ट 5 कोयला और पेट्रोलियम। देखिए यहाँ पर पार्ट 5 है कोयला और पेट्रोलियम। प्रश्न नंबर 1, समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। देखिए अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले को हमें वर्गीकृत करना है। तो यहाँ देखिए हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी, वन, वन्यजीव, कोयला यह दिए हुए हैं हमें। तो यहाँ देखेंगे हम समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। प्रकृति में क्या है, इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। ये क्या है, मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। उदाहरण वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला आदि। और अक्षय प्राकृतिक संसाधन, ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं होते। उदाहरण हवा, पानी और सूर्य प्रकाश। यह इस तरह से हमने समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कर दिया है। अगला प्रश्न है हमारा, कार्बनीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है।
यह क्या है, वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। कोयले को हम क्या कहेंगे, जीवाश्म ईंधन भी कहेंगे। इस तरह से हमने कार्बनीकरण किसे कहते हैं समझा दिया है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है। तो देखिए, भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है, तो भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मौत कपड़ों को खराब करने वाला कीड़ा और अन्य कीटों को भुगतान हेतु प्रयोग में आने वाली नेफथलीन की गोलियां कोयले के किस उत्पाद से प्राप्त की जाती है। इस उत्पाद के 2 अन्य उपयोग भी लिखिए। देखिए, मौत कपड़ों को खराब करने वाला कीड़ा और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में आने वाली नेफथलीन की गोलियों को हम किस प्रकार, इनका उत्पाद किस प्रकार किया जाता। तो देखिए, नेफथलीन की जो गोलियां है कोलतार से प्राप्त की जाती है। कोलतार लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। नेफथलीन की जो गोलियां है यह कोलतार से बनती है और कोलतार लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। कोलतार के अन्य उपयोग औषधि में, विस्फोट में, सुगंध में और प्लास्टिक पेंट में किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है, लिखिए। जो प्राकृतिक गैस है उसका हमारे दैनिक जीवन में हमें महत्व बताना है। तो देखिए, इसका महत्व निम्न है। घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। जो घरों और कारखानों में क्या है, हम सीधा जला सकते इसे प्राकृतिक गैस को। वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग में किया जा सकता है और यह सस्ता, सरल उपयोग व प्रदूषण रहित है। यह क्या है, सस्ता, सरल व प्रदूषण रहित इसका उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं। तो देखिए, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक केवल तभी संभव है जब हम इसका विवेकपूर्ण उपयोग करें। हम क्या करें, इसका विवेकपूर्ण उपयोग करें और इसके सदुपयोग के लिए जन जागृति लाए। हमें क्या करना है, इसके सदुपयोग के लिए जन जागृति लाना है, अन्यथा ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यह शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए हमें इनका विवेकपूर्ण उपयोग करना है जीवाश्म ईंधन का। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम तथा उनके उपयोग लिखिए। तो देखिए, पेट्रोलियम के संघटक और इनके उपयोग। नंबर 1, द्रवित। एलपीजी पेट्रोलियम गैस है। घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग होता है। पेट्रोल क्या है, मोटर ईंधन। धुलाई के लिए विलायक है यह। मिट्टी का तेल, स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन का उपयोग किया जाता है। पैराफिन, मोम, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में इसका उपयोग किया जाता है। और बिटुमोन, इसमें पेंट और सड़क निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से हमने पेट्रोलियम के संघटक और उनके उपयोग बताए हैं। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाते हुए एक चित्र बनाइए। तो देखिए, हमने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के भंडारण का एक चित्र बनाया हुआ है। ये देखिए, यहाँ जलाशय, चट्टान है और यह कुएं है, यह गैस, तेल और जल प्रवेश चट्टानें। तो इस तरह से पेट्रोलियम के और प्राकृतिक गैस के भंडारण का हमने चित्र बनाया हुआ है, भंडारों को दर्शाते हुए। तो देखिए, ये इनका भंडारण है चट्टानों के अंदर। पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। प्रश्न नंबर 9, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में 5 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। पेट्रोलियम का निर्माण कहाँ से हुआ, समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए। इनके शरीर क्या है, समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायुयान की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब में मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया गया। इस तरह से पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को यहाँ पर हमने समझाया। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने को हेतु लोगों को क्या सलाह दी जाती है। तो देखिए,
भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों की सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। उनके कुछ नियम है, देखिए। जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए, जिससे पेट्रोल डीजल बच सकता है। यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। हमें क्या करना है, वहां इंजन बंद करना है ताकि पेट्रोल डीजल बच सके। फिर टायरों का दाब सही रखिए और गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। हमें क्या करना है, टायरों का दाब सही रखना है और गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित करना है। इस तरह से हमने भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु जो सलाह दी जाती है वो यहाँ पर लिख दी है। इस तरह से हमने पार्ट 5 कोयला और पेट्रोलियम के प्रश्नोत्तर यहाँ पर समझाए, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए बच्चों अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट 6 दहन एवं ज्वाला। तो देखिए यहाँ पर पार्ट 6 दहन एवं ज्वाला। दहन किसे कहते हैं, नीचे दिए गए पदार्थों में से दाह्य एवं अदाह्य पदार्थों की पहचान कर लिखिए। लकड़ी, कागज, लोहे की किले, पत्थर का टुकड़ा, मिट्टी का तेल, कांच, काष्ठ, कोयला। यह इसमें से हमें क्या करना है, दाह्य और अदाह्य पदार्थों को निकालना। तो देखिए दहन किसे कहते हैं, रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। रासायनिक प्रक्रम क्या है, जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। दाह्य पदार्थ कागज, लकड़ी, मिट्टी का तेल, कोयला आदि है और अदाह्य पदार्थ लोहे की किले, पत्थर, कांच आदि है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, ऊष्मीय मान किसे कहते हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस प्रकार हम किस प्रकार को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए किसी ईंधन के किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम केजे या फिर केजी मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह हमारे ऊष्मीय मान किसे कहते हैं और ऊष्मीय मान के मात्रक। ऊष्मीय मान किसे कहते हैं, तो देखिए किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त जो ऊष्मा ऊर्जा का मात्रा निकलती है उसे ऊष्मीय मान कहते हैं और ईंधन के ऊष्मीय मान को हम किलो जूल या फिर किलोग्राम से नापते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 3, क्या कारण है कि कागज का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता। तो देखिए कागज का ज्वलन ताप लकड़ी की अपेक्षा कम है। कागज का ज्वलन ताप क्या है, लकड़ी की अपेक्षा कम है, इसलिए वह जल्दी आग पकड़ लेता है, जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर CNG का उपयोग करना अधिक उपयुक्त क्यों है। देखिए मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर CNG का उपयोग करना अधिक उपयुक्त क्यों है, क्योंकि मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में क्या है, ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल की स्थान अब CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है। क्या है, CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है, क्योंकि CNG सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। CNG क्या करती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। CNG एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। CNG क्या है, एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। CNG के उपयोग से वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण कम होता है, इसीलिए CNG का उपयोग करना अधिक उपयुक्त होता है। इसीलिए हम घरों में भी CNG का उपयोग करते हैं ताकि ईंधन बचे और वायु प्रदूषण भी कम हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, आदर्श ईंधन के लक्षण लिखिए। तो देखिए आदर्श ईंधन के जो लक्षण है वह इस तरह से है। आदर्श ईंधन के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। अच्छा ईंधन वह है जो सहजता से उपलब्ध हो जाता है। अच्छा ईंधन क्या है कि जो सहजता से उपलब्ध हो जाता है। यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर में सुगमता पूर्वक जलता है। यह क्या है, सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलन के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। यह क्या करता है, जलन के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। संभवतः ऐसी कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता है। इसे हम क्या कहेंगे, आदर्श ईंधन कहेंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6,
अम्ल वर्षा होने का क्या कारण है, लिखिए। तो देखिए सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं। ये क्या है, वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। ऐसी वर्षा क्या है, अम्ल वर्षा कहलाती है, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इसे हम अम्ल वर्षा कहेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, विद्युत उपकरण या पेट्रोल से लगी आग पर किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है। तो देखिए विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। यह क्या है, सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। क्या करते हैं, CO2 एक कंबल की तरह लपेट लेती है आग को। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। इसीलिए विद्युत उपकरण या पेट्रोल से लगी आग पर हम कंबल लपेट कर भी क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है। तो देखिए हमारे देश में बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है। क्या हो रहा है, लकड़ी का उपयोग अधिक हो रहा है क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती होती है। उन्हें तो ग्रामीण क्षेत्रों के आजू बाजू में बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो उन्हें कभी कभी लकड़ी खरीदना भी नहीं पड़ती है। परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है, जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। लकड़ी से जो धुआं निकलता है वह हमारी आँखों के लिए और शरीर के लिए, श्वसन क्रिया के लिए भी बहुत हानिकारक होता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। वृक्षों से हमें बहुत सारी उपयोगी वस्तुएं भी उपलब्ध होती है, जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है, जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है। वृक्षों की कटाई क्या है, वनोन्मूलन का कारण बनती है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 8 का उत्तर बताया। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाकर इसके विभिन्न क्षेत्रों को समझाइए। हमें क्या करना है, मोमबत्ती का चित्र बनाना है। देखिए ये एक मोमबत्ती का चित्र है। देखिए यह मोमबत्ती है। बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काला, ये देखिए यहाँ पर काला होता है। आंशिक दहन वाला भाग मध्य पीला होता है और यह पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र नीला होता है। सबसे कम गर्म है यहाँ पर कम गर्म क्षेत्र और सबसे गर्म भाग यह होता है। देखिए बिना जली मोमबत्ती सबसे आंतरिक क्षेत्र जो है वह काला, आंशिक दहन वाला मध्य भाग जो पीला और पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। यह हमने मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाया। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 10, दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने हेतु किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। तो देखिए दहन के लिए वायु क्यों आवश्यक होती है, दहन के लिए वायु बहुत आवश्यक होती है। वायु के बिना दहन संभव नहीं है। वायु के बिना दहन संभव है क्या, नहीं। जैसे यदि हम एक मोमबत्ती जलाए, उस पर एक कांच का गिलास ढक दे, तो वह कुछ समय तक जब तक गिलास के अंदर वायु है मोमबत्ती जलेगी। जैसे ही वायु समाप्त होगी मोमबत्ती जलना बंद हो जाएगी या बुझ जाएगी। क्यों, क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। यदि चूल्हे में लकड़ियाँ अधिक मात्रा में लगा दी जाए तो वह जलेगी नहीं, क्योंकि वह वायु प्रवेश नहीं कर पाएगी, जिससे सिद्ध होता है कि ज्वलन के लिए वायु आवश्यक है। यह था हमारे प्रश्न नंबर 10 का उत्तर, जो कि हमारा पाठ 6 दहन है ज्वाला के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे परीक्षा में के लिए उपयोगी। कक्षा 8 वार्षिक परीक्षा जो बोर्ड पैटर्न पर आधारित परीक्षा हो रही है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 10 का उत्तर बताया, जो कि पाठ 6 का था। आइए बच्चों अगला पाठ देखेंगे, पाठ 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। तो यहाँ पर हम देखेंगे पाठ 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। तो सजीवों में कोशिका को मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। जो कोशिकाएं हैं उन्हें हम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्यों कहते, तो भवन के लिए ईंट एवं सजीवों में कोशिका दोनों मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। जैसे कि भवन में के लिए ईंट महत्वपूर्ण इकाई है, उसी तरह मानव शरीर में कोशिका भी बहुत ही मूलभूत इकाई है। सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। सजीव जगत के जीव क्या है, एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी क्या है, कोशिकाओं से बने हुए। अगला प्रश्न है कोशिका के मुख्य घटक कौन कौन से, लिखिए।
तो कोशिका के मुख्य घटक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम, रिक्तिकाएं, केंद्रक, झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया आदि, यह क्या है, कोशिका के मुख्य घटक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सबसे बड़ी कोशिका का नाम या उसका साइज लिखिए। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है जिसका साइज 170 mm बाय 130 mm होता है। जो शुतुरमुर्ग का अंडा है यह सबसे बड़ी कोशिका है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, एक कोशिकीय जीव में आप क्या समझते हैं, इसकी कोई दो उदाहरण लिखिए। तो ऐसे जीव जिनका संपूर्ण शरीर एक ही कोशिका का बना होता है, ऐसे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिकाओं का बना होता है एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। यह क्या है, एक कोशिकीय जीव कहलाते। उदाहरण के लिए अमीबा और पैरामीशियम, यह क्या है उदाहरण इसका, अमीबा और पैरामीशियम जो एक कोशिकाएं जीव है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाई जाती है, कारण लिखिए। जो कोशिका भित्ति है वह केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाई जाती है, इसका कारण लिखना है। तो पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है। पौधों की कोशिका क्या है, झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही क्यों पाई जाती है, इसका उत्तर हमने यहाँ पर बता दिया है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 6, प्रोकैरियोटिक व यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है। इसमें का केंद्रक पदार्थ क्या है, केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। यह क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इस प्रकार की कोशिका वाले जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। इन्हें क्या कहेंगे हम, प्रोकैरियोट्स कहेंगे। जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। यह क्या है, जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण है। और यूकेरियोटिक कोशिका पैच की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाओं जैसी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। इसमें क्या है, झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्र पाया जाता है, वे यूकेरियोटिक कोशिका कहलाती है। उन्हें क्या कहेंगे हम, यूकेरियोटिक कोशिका कहेंगे। ऐसी कोशिकाओं वाले जीव यूकेरियोट्स कहलाते हैं। जंतु, पादप, मनुष्य इसके उदाहरण है। यह क्या है, इसके जंतु और पादप इसके उदाहरण है। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, कोशिका के निम्न भागों के कार्य को लिखिए। देखिए केंद्रक और क्लोरोप्लास्ट, कोशिका के जो निम्न भाग है उन्हें लिखना है, केंद्रक और क्लोरोप्लास्ट। केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। केंद्रक क्या है, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो समस्त कार्यों का नियंत्रण करता है। यह क्या है, समस्त कार्यों का नियंत्रण करता है। यह गुणसूत्रों को अपने अंदर स्थित केंद्रिका के अंदर रखता है जो गुणों को एक दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। जैसे देखिए क्लोरोप्लास्ट, बी क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल हरित लवक होते हैं जिसके कारण पत्ती हरी दिखाई देती है और यही प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यह क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक घटक है। केंद्रक और क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने यहाँ पर बता दिया है। कोशिका के जो दो भाग है केंद्रक और क्लोरोप्लास्ट, यह किस तरह आवश्यक है यहाँ पर बता दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में क्या है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में केंद्रक एक और होता है और जंतु कोशिका इसमें केंद्रक बीच में होता है। इस पादप कोशिका इसमें हरित लवक उपस्थित होता है और जंतु कोशिका इसमें हरित लवक अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका इसमें रिक्तिका आकार में बड़ी होती है और जंतु कोशिका इसमें रिक्तिका आकार में छोटी और संख्याओं में अधिक होती है। इस तरह से हमने पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बता दिया है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 9, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का निम्नांकित चित्र लिखिए। जो नामांकित चित्र है वह हमें नीचे बनाना है। तो देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका का हमने यहाँ पर चित्र बना दिया है।
देखिए पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ये कोशिका झिल्ली, हरित लवक, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, रिक्तिका और केंद्रक, ये जंतु कोशिका है और यह पादप कोशिका। इस तरह से हमने पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र बना दिया। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, तंत्रिका कोशिका का रेखांकित चित्र बनाइए एवं इसके कार्य लिखिए। देखिए तंत्रिका कोशिका का हमें रेखांकित चित्र बनाना है। माइलिन रेट, तंत्रिकाक्ष, अंतिम सिरा, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। ये देखिए यह इसका क्या है, केंद्रक है तंत्रिका कोशिका का। ये कोशिका द्रव्य है जो यहाँ पर होता है। तंत्रिकाक्ष ये देखिए, अंतिम सिरा यह इसके अंतिम सिरा, और माइलिन सीट यह क्या है, माइलिन सीट है। इस तरह से हमने तंत्रिका कोशिका का रेखांकित चित्र बनाया। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। यह क्या है, तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त करती है और उनका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। इस तरह से हमने तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाया, जो कि पार्ट 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य में था। यह प्रश्न जो है परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला पार्ट देखेंगे हम, पार्ट 11, बल तथा दाब। तो देखिए अगला पार्ट जो है हमारा बल तथा दाब। काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते, जो जिनसे हम काटते हैं या फिर सुराख करते उनके किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते। तो काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण होते हैं, जिसके कारण क्षेत्रफल कम हो जाता है किंतु दाब उतना ही अधिक हो जाता है और हमारा कार्य आसानी से हो जाता है। इसीलिए काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे तीक्ष्ण होते हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए, सूत्र विज्ञान लिखिए। किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को हमें क्या करना है, परिभाषित करना है। दाब की परिभाषा देखिए, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। हम क्या कहेंगे, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहेंगे। दाब बल क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है, बल बटे क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है, दाब। इस तरह से हमने दाब को परिभाषित किया, इसका सूत्र जो विज्ञान है वो लिखा है यहाँ पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो देखिए बल लगाने पर किसी वस्तु में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। विराम से गति अवस्था, चाल में परिवर्तन क्या होता है, विराम से गति अवस्था होती है और इनके चाल में परिवर्तन होता है। दिशा में परिवर्तन होता है और आकृति में परिवर्तन होता है। इस तरह से हमने बल पर लगने वाले वस्तु के परिवर्तन, विराम में से गति अवस्था, चाल में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन और आकृति में परिवर्तन। जैसे विराम से गति अवस्था, यदि बॉल अगर है हम उसको ढकेलेंगे, बल लगाएंगे तो उसकी गति अवस्था हो जाएगी। इस तरह से हम बल लगाने पर वस्तु में परिवर्तन होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जब किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो गुब्बारे के मुंह को क्यों बंद करना पड़ता है। यदि हम किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो गुब्बारे के मुंह को क्यों बंद करना पड़ता है। जैसे जिस बर्तन या पात्र में रखी जाती है उसकी दीवारों पर दाब डालती है। जैसे क्या है, जैसे जिस बर्तन या पात्र में रखी जाती है उसकी दीवारों पर क्या करती है, दाब डालती है। यदि हम गुब्बारे के मुंह को बंद नहीं करेंगे तो गुब्बारे में हवा रुकेगी नहीं और गुब्बारा फूलेगा नहीं। इस कारण गुब्बारे के मुंह को बंद करना चाहिए ताकि हवा उसकी बाहर ना निकले। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित सारणी में वस्तु की स्थिति के समक्ष कार्य को अपकर्षण या व अभिकर्षण में व्यक्त कीजिए। देखिए स्थिति का वर्णन अपकर्षण और अभिकर्षण में हमें इसको व्यक्त करना है। तो देखिए मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना क्या हो गया, धक्का देना, और यह क्या हो गया, अपकर्षण है। फिर दरवाजे को खोलना या बंद करना, यह क्या हो गया, एक धक्का देना और यह अपकर्षण है। कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, यह क्या हो गया, खींचना, और यह अभिकर्षण हो गए। फिर है फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी टिक लेना, क्या हो गया, ठोकर मारना, और यह अपकर्षण। किसी मेज की दराज को खोलना, क्या हो गया, खींचना, और यह हो गया अभिकर्षण। इस तरह से हमने निम्नलिखित वस्तुओं के समक्ष उनका अपकर्षण और अभिकर्षण को व्यक्त किया है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, द्रव्य बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं, क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए।
एक खाली प्लास्टिक बोतल लेकर पेंदे के पास चारों दिशाओं में 4 छेद कीजिए। हम क्या देखिए, हम द्रव्य बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं, उसका क्रियाकलाप हम आपको यहाँ समझा रहे हैं। एक खाली प्लास्टिक की बोतल लेकर पेंदे के पास चारों दिशाओं में 4 छेद कीजिए। समान ऊंचाई तक अब बोतल को पानी में भरने पर पानी बराबर दूरी पर गिरता है, जो दर्शाता है कि द्रव्य बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। जो वायुमंडलीय दाब है उससे हम क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाना है। वायुमंडलीय दाब, हमारे चारों ओर वायु है, वायु की इस अवस्था को वायुमंडल कहते हैं। हम क्या कहेंगे, वायु की इस अवस्था को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। वायु क्या है, पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर तक फैली है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जैसे उदाहरण, पेड़ों के हिलते पत्ते, यह क्या है, वायुमंडलीय दाब है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8, कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े की गोल लपेट कर क्यों रखते हैं। देखिए, कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े की गोल लपेट इसलिए रखते हैं क्योंकि वह अपने शरीर से बोझ के संपर्क में क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगाने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। कुली जब भारी बोझ उठाते हैं तो वो अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रखते हैं ताकि बोझ के संपर्क का क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं और वह शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है, इसीलिए, और वह बोझ आसानी से उठा सकते हैं। इसीलिए कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रखते हैं। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, असंपर्क बल किसे कहते हैं। स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो देखिए, असंपर्क बल ऐसा बल जिसमें वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाए बिना बल का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। क्या है, ऐसा बल जिसमें वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाए बिना बल का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, असंपर्क बल कहलाता है। उदाहरण, चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े पर क्या है, असंपर्क बल लगेगा। फिर दूसरा, स्थिर वैद्युत बल एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। उदाहरण के लिए सूखे बालों की कंघी। फिर है गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। उदाहरण के लिए पेड़ से फल का धरती पर गिरना आदि, ये क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित को समझाए। द्रवों द्वारा लगाया गया दाब, द्रवों द्वारा लगाया गया दाब ज्ञात करने के लिए किसी पारदर्शी कांच की नमी के अंतिम सिरे पर रबड़ गुब्बारा तानकर या खींचकर बांधने या उसमें अलग अलग ऊंचाई तक पानी भरने पर नीचे बंधे खड़े रबड़ गुब्बारे के आयतन में बदलाव होता है, जो स्पष्ट करता है कि द्रव द्वारा दाब लगाया जाता है। देखिए, द्रव द्वारा जो लगाया गया दाब, देखिए हम कैसे बताएंगे, जैसे कि ये पारदर्शी कांच की नली के अंतिम सिरे पर रबड़ के द्वारा गुब्बारा तानकर या खींचकर बांधने या उसमें अलग अलग ऊंचाई तक पानी भरने पर नीचे बंधे रबड़ गुब्बारे के आयतन में बदलाव होता है, जो स्पष्ट करता है कि द्रव द्वारा दाब लगाया जाता है। फिर अगला है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय वस्तु को आकर्षित करने के कारण उत्पन्न बल चुंबकीय बल कहलाता है। फिर पेशीय बल, पेशीय बल किसी वस्तु को उठाने पर पेशियों द्वारा लगने वाला बल पेशीय बल कहलाता है। यह थे हमारे चुंबकीय बल और पेशीय बल। इस तरह से आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे जो कक्षा 8 की बोर्ड पैटर्न आधारित जो परीक्षा हो रही है, वार्षिक परीक्षा, उसके लिए कक्षा 8 विषय विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इन 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से जो अभ्यास पुस्तिकाएं हमारी, उसके पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 8 और पार्ट 11 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।